जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन का बिहार पुलिस जो है अवर निरीक्षक जो है यानी कि एसआई यानी कि दरोगा के मुख्य परीक्षा में 29/11/2020 में जो पूछा गया था प्रश्न, उन्हीं का हम व्याख्या करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर की अगर हम बात करेंगे 28 अक्टूबर तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू इसकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 28 दिसंबर की अगर हम बात करें, ये 18 दिसंबर, तो 18 दिसंबर की अगर हम बात करें तो यह जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 6 अप्रैल की जहाँ तक हम बात करें तो खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना किसने? तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल आदि नाविकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी जो है यानी कि लोगों में क्रांतिकारी चेतना जागृत करना और औपनिवेशिक संघर्ष के विरुद्ध लोगों में प्रचार करना था। चित्तरंजन दास की जहाँ तक हम बात करें, इसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के नाम से इसे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वरीयता का सही जो है क्रम क्या है। भारतीय वरीयता की सही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 नंबर होगा, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। यानी कि वरीयता क्रम की अगर हम बात करेंगे तो वरीयता क्रम का जो अधिसूचना था यह 26 जुलाई 1979 ईस्वी यानी कि 1979 ईस्वी को जारी किया गया था। वरीयता का अनुक्रम का जो क्रम है यह है राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर 5 का क में है उप प्रधानमंत्री। 6 जो है वरीयता क्रम जो 6ठा स्थान पर आता है, 6ठा स्थान पर, तो वह जो है क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष को ही 6ठा अनुक्रम में ही रखा गया। जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री अपने राज्य में मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री, इसको जो है वरीयता अनुक्रम 7वां में स्थान दिया गया। और लोकसभा तथा राज्यसभा के विपक्ष के दल को भी वरीयता अनुक्रम के 7वां में स्थान दिया गया। और 7 के क की अगर हम बात करें तो वरीयता अनुक्रम में 7 के क में रखा गया है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को 7वां के क में स्थान दिया गया है। जबकि भारत में स्थित विदेशियों के पूर्णाधिकारी राजदूत यानी कि राजदूत और राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त को जो है ये जो 8वां में स्थान दिया गया है। और 9 में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया। तो ये वरीयता अनुक्रम का एक सूची था। नेक्स्ट है दोस्तों, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक की अगर हम बात करेंगे इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। कवक की अगर बात करें तो यह जो है परजीवी या मृत्यु परजीवी तथा सह जो है जीवी होते हैं कवक। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक द्वारा उत्पन्न जो विष को एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और कवक में जो संचित भोजन होता है या ग्लाइकोजेन में होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजेन। पादप की कोशिका भित्ति अगर हम बात करेंगे यह सेल्यूलोज की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और शैवाल जो होते हैं क्या होते हैं? यह स्वपोषी होते हैं। शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि एक समबहुभुज की आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। तो बहुभुज में की कितनी भुजाएं होंगी? तो बहुभुज की भुजाएं की जहाँ तक अगर बात करेंगे, इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा? यानी कि क्या होगा? n-2 गुना 180 बराबर अगर 14 से 40 पर अगर हल इसको करेंगे तो n बराबर 10 यानी कि इसका C नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर दर्ज किया जाएगा? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश
में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में 17 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। सिक्किम राज्य की जनसंख्या घनत्व की जहाँ तक हम बात करेंगे तो सिक्किम जो है 86, कितना? तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और संपूर्ण भारत की जनसंख्या घनत्व की अगर बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर संपूर्ण भारत का। नेक्स्ट है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषताएं हैं? तो ये किस युग की? तो यह है नवपाषाण काल की विशेषता। नवपाषाण काल के लिए सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग? नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था नवपाषाण युग के लिए। नवपाषाण युग में ही मानव के जीवन में अस्थायित्व आया था और कृषि कार्यों की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो यह भी नवपाषाण युग में ही शुरुआत है। कृषि कार्य भी नवपाषाण युग। मध्यपाषाण युग की जहाँ तक हम बात करेंगे, मध्यपाषाण युग, तो मध्यपाषाण युग में मनुष्यों के मुख्य पेशा शिकार था। तो मध्यपाषाण युग की अगर हम बात करेंगे तो क्या मुख्य पेशा क्या था? शिकार करना था और खाद्य संग्रह था। खाद्य संग्रह। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरापाषाण काल में किसका? तो ये जो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता। नेक्स्ट है दोस्तों कि विधान परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि विधान परिषद के संबंध में, तो राज्य विधान परिषद के संबंध में न्यूनतम आयु जो है 60 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि सी नंबर क्या है? यह सही नहीं है। न्यूनतम जो कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए राज्य विधान परिषद में? तो 60 के जगह कितना हो जाएगा? 40 होनी चाहिए। कितना? 40। देखिए महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य द्विसदनात्मक विधानसभा वाला है और विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना? 1/3 होना चाहिए, भी सही है। और कुल सदस्यों के 1/3 भाग जो है स्थानीय निकाय द्वारा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो कुल 6 राज्य में वर्तमान में विधान परिषद है। कितने? तो 6 राज्य में विधान परिषद। अब ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए क्या हो जाएगा? यानी कि बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 4 हो गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 2 6, ये 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिनके सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। और 2009 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद, जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद था इसको समाप्त कर दिया गया 2009 ईस्वी। 2019 में समाप्त किया गया था जम्मू कश्मीर, 2019 में। नेक्स्ट है दोस्तों शिवाजी के संबंध में वो घटनाओं का क्रम क्या है? तो शिवाजी की अगर हम बात करेंगे तो पुरंदर की संधि जो होगी, पुरंदर की संधि 1648 में हुआ था। सूरत की जो पहली लूट है 1664 में हुआ था, सूरत में पहली लूट। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? यह जो है 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। और कर्नाटक का आक्रमण शिवाजी के द्वारा 1677-78 में हुआ था। इस प्रकार अगर आप सजाएंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा? उत्तर निकल के आएगा बी। शिवाजी भारत के महानतम शासकों में एक था। शिवाजी के पिता के नाम शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। मैथ का प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसको अगर आप हल करेंगे तो इसका आंसर ए आएगा 200 मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन कौन सा हो जाएगा? जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, जबकि प्रत्यावर्तन और आरंभन तो कौन सा? ये जो है जेरीमेंटरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरीमेंडरिंग की कूटनीति प्रथा का प्रयोग की जाती है। जेरीमेंडरिंग की प्रथा कहाँ प्रचलित हुआ था? यह यूएसए में प्रचलित हुआ था, यानी कि अमेरिका में यह जो है जेरीमेंडरिंग की प्रथा प्रचलित हुई थी। वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता कभी भी सत्ता छोड़ने को कह सकती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक में कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता होती है। इसकी ये जो जनता की जो है सहभागिता होती है। स्विट्जरलैंड में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री। पत्नी के, तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। वह मेरे ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्री, तो क्या होगा? पत्नी। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो ये शीतकालीन वर्षा होती है किस कारण से? यह जो पश्चिमी विक्षोभ से, किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो एक प्रकार की चक्रवातीय वर्षा भी है। रीडिंग का एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको जो है जैसे 8, इसको 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 3/2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 5/2 से करेंगे क्या आएगा? 15। 7/2 से क्या आएंगे? यानी कि 52। तो उसी प्रकार अगर इसको अगर 1/2, 3/2, 5/2 से करेंगे तो 22.5 आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, x का 1/4 6 से 5 अधिक, इसका x का मान क्या हो जाएगा? ये जो है 44 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? घूर्णन का प्रभाव कौन सा पृथ्वी का नहीं है? तो ये जो है इसका डी, यानी कि ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को ही परिक्रमण कहते हैं। ये जो परिक्रमण की अगर हम बात करेंगे, परिक्रमण, तो इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण किसे कहेंगे? तो पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन इसी परिक्रमण के कारण ही होता है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना या परिभ्रमण करना कहलाता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन दाब प्रवणता द्वारा निर्देशित दिशा में नहीं बल्कि अपने मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यानी कि कहने का अर्थ है कि आपातकाल की घोषणा हो तब अनुच्छेद 20 और 21 के जो मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है? न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। अनुच्छेद 32 की अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 32, तो मूल अधिकार है अनुच्छेद 32, जिसमें कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन में सर्वोच्च सीधे जो कहाँ जाया जा सकता है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, और भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि यह 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इस प्रकार क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिए जा सकते हैं? तो 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो कौन होगा? यह 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची, जिसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई। वह 4 राज्य कौन कौन से? असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 3 आप याद रखें। 8वीं अनुसूची की जहाँ तक हम बात करें तो कुल 22 भाषा की चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि तीसरी अनुसूची यानी तीसरी कसम कह सकते हैं, ये शपथ ग्रहण, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण की चर्चा तीसरी अनुसूची में दी गई है। और दूसरा अनुसूची, तो इसमें जो नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, एफ्ला-20 का उत्पादन होता है। एफ्ला-20, तो इसका उत्पादन की अगर हम बात करेंगे, यह कवक द्वारा होता है। एफ्ला-20 का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। एक प्रकार कार्बनिक यौगिक है। यह खाद्य विषाक्तता के कारण उत्पन्न होता है। कवक द्वारा उत्पादन जो है मुख्य कार्बनिक अम्ल है, जैसे सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर होता है।
कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। कवक की अगर हम बात करेंगे तो कवक में जो है क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। स्वाभाविक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन यह नहीं बनाएगा। शैवाल में क्लोरोफिल, शैवाल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह स्वपोषी प्रकार के होते हैं। कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और उसे लाइकेन कहते हैं। जीवाणु के अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी तथा विषाणु के अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है कहाँ से? तो राज्यसभा के सदस्य की चुनाव की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ से दोस्तों? तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परंतु इसके 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और उनके स्थानों पर नए सदस्यों का चुनाव होकर आते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना इत्यादि का प्रावधान, यह जो है यूएसए का जो है यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, इतना आप याद रखें। नेक्स्ट है प्यूनिक युद्ध, जो है प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था, यह रोम और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। कब? तो प्रथम प्यूनिक युद्ध की अगर बात करेंगे 264 ईस्वी पूर्व से लेकर 241 ईस्वी पूर्व तक लड़ा गया था। द्वितीय प्यूनिक युद्ध 218 ईस्वी से लेकर के 201 ईस्वी पूर्व तक लड़ा गया था और प्यूनिक का तीसरा युद्ध 149 ईस्वी पूर्व से लेकर 186 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। प्यूनिक के तीनों युद्ध में रोम ने कार्थेज को पराजित किया था। रोम ने किसको? ये जो कार्थेज को पराजित किया था प्यूनिक के तीनों युद्ध में। नेक्स्ट है दोस्तों आनुवांशिक विकार, जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें 47 गुणसूत्र होते हैं केंद्र। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो 21वां जोड़ी जो है 21वां क्रोमोसोम के जोड़ा में एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है, जिसमें कुल 47 जो इसमें गुणसूत्र होते हैं 47। लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीयवाद का प्रतिपादन कौन किया था? तो यह मैकलंग ने किया था। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीयवाद का प्रतिपादन मैकलंग ने किया था। वैसे सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो सामान्य रूप से कितना? तो 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। जोड़ी पूछेगा, इसका आधा कर दीजिए 23 जोड़ी, तो जोड़ी में कितना? 23। इसमें जो पुरुष में होता है 22 + XY और महिला में होता है 22 + XX, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सत्य नहीं है? मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, इनका जो है एक अलग से अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कि अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? इसकी चौड़ाई जो है घट जाती है। क्या होती है दोस्तों? चौड़ाई घट जाती है। जीनस डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? ये जो टॉबिन टैक्स है यह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। तो टॉबिन टैक्स किस पर? करेंसी के लेन देन पर, यानी कि विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने हेतु मुद्रा को किसी दूसरे मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर पर करारोपण की सिफारिश की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे टॉबिन टैक्स कहा जाता है। टॉबिन टैक्स, टॉबिन टैक्स का उद्देश्य विदेशी विनिमय में अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अत्यंत अंतर्वाह को हतोत्साहित करना होता है। 1978 ईस्वी में जेम्स टॉबिन ने विदेशी मुद्रा बाजार में समस्त लेन देन पर यह कर लगाने का सुझाव दिया था 1978 ईस्वी। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला
का एक पृथक स्थापित किया था, मतलब पृथक विभाग की स्थापना किया था। तो यह जो है अब्दुस्मत के नेतृत्व में, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुस्मत था, जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग की स्थापना किया था। अकबर के समय के अगर प्रमुख चित्रकार की अगर हम बात करेंगे तो अब्दुस्मत तो था ही, इसके साथ साथ मीर सैयद अली, ख्वाजा मुकुंद, दसवंत और बसावंत आदि भी चित्रकार थे। हालांकि आईन अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इसमें 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। रजमनामा नामक पांडुलिपि में दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। मुगल काल में चित्रकला का शुभारंभ बाबर और हुमायूं के काल से ही प्रारंभ होता है, लेकिन अकबर ने की चित्रकला विभाग की स्थापना और तथा वास्तविक या नियमित रूप से प्रदान किया कौन? अकबर ने। मीर सैयद अली जिन्होंने मुगल चित्रकला की शुरुआत की, उसे बिहजाद के शिष्य थे। इसके अकबर के दरबार में रहने वाले चित्रकार बिहजाद को पूर्व का राफेल, तो जो ये पूर्व का राफेल की अगर बात किया जाए तो बिहजाद को कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर, तो अकबर के बाद जहांगीर आया, उसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज़्यादा की प्राप्ति होती है। तो शर्ट का मूल्य तो 8% ज़्यादा, निश्चित 8% का वैल्यू कितना होगा? इसमें जो है 1425 में इतना घटा देंगे और इसको अगर आप हल करेंगे क्या होगा? 1980। नेक्स्ट है कृषि को काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित हुआ? ये जो काटो और जलाओ उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रचलित हुआ। कृषि के इस रूप यानी काटो और जलाओ कृषि के रूप है, इसको झूम की कृषि कहते हैं। और इस कृषि के जो प्रतिरूप में कई स्थानीय इसका नाम भी है, जैसे आप ले लीजिए ब्राजील में इसको रोका नाम कहा गया, ब्राजील में रोका। म्यांमार में इस पद्धति को तुगकिया कहा गया, हालांकि वियतनाम में इसको रे भी कहा जाता। इंडोनेशिया में झूम की कृषि को ह्यूमा और मलेशिया में लंदांग कहा गया है। कृषि की इस पद्धति असम में झूम, जबकि मध्य प्रदेश में वेबर या डहिया कहा गया, डहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? ये जो होती है किसको? तो इस्पात उद्योग। भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? तो यह इस्पात उद्योग को। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाले जो स्थानीय कारक हैं वो कच्चे माल के स्रोत है, परिवहन और जल, ये सब मुख्य निर्भर रहता है। इस्पात जो है लोहा और कार्बन के मिश्र धातु होते हैं। इस्पात किसका होता है? तो लोहा यानी कि Fe, इसको आयरन बोलते हैं, और कार्बन यानी कि C, इसका जो है मिश्र धातु होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण GST, वस्तु और सेवा कर, यानी कि GST की हम बात करेंगे, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन तथा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST लागू किया गया था। GST की अगर बात करेंगे तो GST 3 प्रकार के हैं, SGST, IGST, CGST। C मतलब SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, I मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और GST के जनक जो भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत में GST जनक अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस बना, और भारत जो है किस देश के मॉडल पर GST लागू किया? तो भारत की अगर बात किया जाएगा तो कनाडा के मॉडल पर भारत GST लागू हुआ था भारत में। हालांकि GST के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली, और वर्तमान की अगर बात करेंगे तो GST के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री जो होते हैं वही GST के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो वर्णित है, यह किसमें? संस्कृति एवं शिक्षा, यह अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद किसमें है? 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करेंगे, भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 29 की अगर बात करें, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद अगर 30 की अगर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 30, तो इसमें सभी अल्पसंख्यक
वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसके प्रशासन के संचालन का अधिकार है। और अनुच्छेद अगर 28 की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये जो है इसके तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म विशेष के आधार पर शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान किया। धर्म के आधार पर जो है शिक्षा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ की थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यह थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ की गई थी। थॉमस मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। बम्बई में रैयतवाड़ी प्रणाली को 1825 ईस्वी में एलिमफस्ट ने लागू किया था। बम्बई, मद्रास, असम के कुछ भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू। यह कुल 51% भाग पर लागू थी। भारत के उस समय की जो है भारत के संपूर्ण 51% भूभाग इसमें शामिल था। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है और इस व्यवस्था जो है पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी ये जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में इसको कहते हैं दोस्तों काल वैसाखी यानी कि नॉर्वेस्टर्स। क्या कहते हैं? काल वैसाखी यानी कि नॉर्वेस्टर। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के उच्च दाब धीरे धीरे निम्न दाब में बदल जाता है और ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून पूर्व की वर्षा होती है जो कि औसत वार्षिक वर्षा का 10% लगभग होता है। असम में इस वर्षा को चाय वर्षा पूछता कभी चाय वर्षा कहाँ होती है? असम में हो जाएगा। असम में चाय वर्षा, असम में क्या होती है? चाय वर्षा। हालांकि पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, केरल में आम्र वर्षा। पूछता है, पिछले बार पूछा भी किया था कि आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। कर्नाटक में कॉफी वर्षा तथा एवं चेरी ब्लॉसम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अज्ञात राशि ज्ञात करनी है। आप 3 पर पावर 1 देंगे क्या होगा? 3 पर पावर 2 देंगे क्या होगा? 3 तिया 9। 3 पर पावर दोनों डबल करते जाएंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9 10 तिया 81 और 3 पर पावर 8 देंगे तो क्या होगा? 6561। इस प्रकार क्या आंसर होगा? इस प्रकार इसका आंसर होगा 3 तिया 9, इसका मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, इसका जो निर्णय करेगा, निराकरण, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किए जाते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो है उत्पन्न यानी कि उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर तक ही लाया जा सकता है। कितना? तो 1 माह के अंदर तक ही लाया जा सकेगा, 1 माह के अंदर। अनुच्छेद 52 की अगर बात करें, राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52। नेक्स्ट दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस का जो रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है, निर्विरोध राष्ट्रपति होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? एन संजीव रेड्डी। 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। कब? तो 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे एन संजीव रेड्डी। राधा कृष्णन की अगर हम बात करेंगे, सर्वोपरि राधा कृष्णन तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। और बीबी गिरी जो है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा। बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन होगा? ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 एवं ट्राइटियम 1H3। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्षार धातु का उदाहरण है और इसकी खोज जो है कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन खोज कैवेंडिश। नेक्स्ट है, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली
किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के महानतम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम की अगर बात करेंगे तो अली गुस्सास्प था। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत 4 बाजार स्थापित किए थे। कुल कितने? 4 बाजार स्थापित किया था। एक था गल्ला बाजार जो अनाज की मंडी था। उसके बाद सराय अदल जो कपड़ा बाजार था। उसके बाद घोड़ा गुलाम और पशुओं का बाजार था। फिर सामान्य बाजार था। नेक्स्ट अकबर के द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था? तो मेवाड़ के जो शासक राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह। इसके आक्रमण में मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। अकबर मुगल राजवंश का महानतम शासक था। अकबर का पहला सेनाभ्यास 1561 ईस्वी पहला सेनाभ्यास अकबर का 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ रहा। और अंतिम सेनाभ्यास की अगर हम बात करेंगे तो 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ था। नेक्स्ट है पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो हरी जो ज्वाला है पटाखों से निकलने वाली यह बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। बेरियम नाइट्रेट के कारण पटाखों से हरी ज्वाला निकलती है और ये विस्फोटक का भी काम करती है। एस्ट्रोनशियम के कारण पटाखों में लाल रंग होता है। तो पटाखों में लाल रंग एस्ट्रोनशियम के कारण होता है। सोडियम नाइट्रेट से पीली ज्वाला निकलती है और पटाखों में पोटेशियम क्लोरेट की उपस्थिति के कारण यह तेजी से जलता है। लोकसभा के लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो जो राम शुभंग सिंह लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। लोकसभा गठन की अगर बात किया जाए तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के गणेश वासुदेव मावलंकर थे और लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल की मान्यता लोकसभा में विपक्षी दल की जो मान्यता दिया जाता है यह कुल सीटों का 10% सीट लाने वाली पार्टी को ही विपक्षी दल की दर्जा दी जाती है। मान्यता प्राप्त लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के जो नेता थे 1977 ईस्वी में YB चौहान बने और मोरारजी देसाई जो है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा करेंसी कहते हैं एटीपी को। नेक्स्ट है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी की अगर बात करेंगे किस राज्य में हो जाएगा? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजाति भी वास करती है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मिसमी की पहाड़ी है। मणिपुर पहाड़ी पर ही मणिपुर के लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर में है और लाचुंग, गंगटोक आदि पहाड़ी यह सिक्किम में। नेक्स्ट है डेविस जो है कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप की अगर बात करेंगे तो इसका संबंध टेनिस से हो जाएगा। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल का जन्म कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में जो है टेनिस खेल का जन्म हुआ था। ग्रैंड स्लैम, लावेर कप और हाफमैन कप यह जो है फेडरेशन कप इत्यादि कप यह टेनिस से ही संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, चड्डा कप और रहीमतुल्लाह इत्यादि जो है यह सब बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण कप है। हालांकि स्वेतलिंग कप का संबंध लॉन्ग टेनिस से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात करें तो वास्को डी गामा जो कि गोवा में है। और मझगांव जो है डॉकयार्ड लिमिटेड यह गोवा में है। यह सम्मिलित नहीं है। यह कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड यह कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई हो जाएगा।
मझगांव डॉक लिमिटेड। हालांकि हिंदुस्तान जो है शिपयार्ड लिमिटेड यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है विशाखापट्टनम। इस तरह जलयान निर्माण उद्योग में कौन सा सम्मिलित नहीं है, मझगांव डॉक लिमिटेड। तो कहाँ स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकते हैं कितने दिन के लिए। तो राज्यसभा के द्वारा अगर बात किया जाए साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक को 6 माह के लिए निलंबित जो है कि यानी कि 6 माह, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए लंबित कर सकती है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया का उल्लेख है यह अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 107 के तहत साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में 6 माह तक रोक रह सकता है। साधारण विधेयक की अगर बात करेंगे, साधारण विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध या अवस्था में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी अनुच्छेद जो है 108 में संयुक्त जो अधिवेशन का प्रावधान है, जो कि साधारण विधेयक में दोनों सदनों में उत्पन्न हुए गतिरोधों पर ये जो है आयोजित की जाती है। 14 दिन के लिए अगर बात करेंगे तो यह जो है वित्त विधेयक पर जो है राज्यसभा 14 दिन तक लंबित कर सकती है। 14 दिन तक के अंदर अगर वित्त विधेयक को राज्यसभा पारित करके लोकसभा नहीं लौटाता है तो इसे जो है पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट है 2 संख्या का अनुपात 3:4 है, तो उनका मौसो कितना है, 240। तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 × 12 = 24, 20, 20 चौके क्या होगा 80, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन जो है करना क्या कहलाता है, यह जो कहलाता है प्रविलंबन। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना प्रविलंबन कहलाता है। अनुच्छेद 72 क्या है, तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है जो कि न्यायपालिका से स्वतंत्र है। दंड और बंदीकरण दोनों को हटाकर दोषी को जो है सभी दंडादेशों से पूर्णतः मुक्त करना या क्षमा कहलाता है, पूर्णतः मुक्त करना। दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है, परिहार सजा की अवधि को कम करना। विराम का अर्थ है किसी दोषी को मिली सजा या अपंगता या गर्भावस्था इत्यादि जैसे परिस्थितियों में कम करना, यह जो है विराम का अर्थ होता है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था, तो ये जो पुनर्गठन किया गया था किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर। 1953 ईस्वी में पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, क्योंकि मद्रास से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को जो पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इस प्रकार जो है आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो भाषा के आधार पर गठित यह पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला जो राज्य हो जाएगा। 1960 ईस्वी में बम्बई से अलग कर गुजराती भाषा के लिए एक अलग गुजरात राज्य का गठन हुआ। और 1966 ईस्वी में पंजाबी भाषाई क्षेत्र को पंजाब राज्य के रूप में एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है संपादक और उसके समाचार पत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक थे, बिल्कुल सही। सोम प्रकाश के संपादक ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बिल्कुल सही। जबकि अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष, बिल्कुल सही। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एनिवेशन नहीं थी। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 127 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका अगर आप खंडन करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 3, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था और इसमें कुल 3 सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष एवं ब्रिटेन में भारत सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर की अगर बात करेंगे तो नौसेना के अध्यक्ष और एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसका आंसर 1 नंबर निकल के आता है, यानी कि विलियम वार्ड जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नहीं थे।
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसकी संरचना को अपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपड़ा। भ्रूण गर्भ में पलता है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और प्लेसेंटा 3 स्तर का बना होता है। प्लेसेंटा कितने? 3 स्तर। प्लेसेंटा द्वारा प्लेसेंटा की अगर बात करेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड स्रावित होता है जिसमें भ्रूण डूबा रहता है। प्लेसेंटा द्वारा स्रावित एमनियोटिक फ्लूइड जो है भ्रूण को धक्का से बचाता है। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग जो है मिनी माता, यह पारा के जो है सेवन से होता है। कैडमियम से अगर बात करें, कैडमियम इडाई रोग होगा। मिनी माता रोग एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो तीव्र पारा विषाक्त में करता है। पहली बार 1956 ईस्वी में भारत में यह बीमारी फैली थी, मिनी माता रोग 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम जो चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं। यह कथन जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से संबंधित है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार की अगर बात करेंगे तो E बराबर माइनस डी लेमडा बटे डी टी होता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने उत्पत्ति के कारणों के विपरीत होता है। नेक्स्ट है यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों को एक साथ मूल्य जो है 2000 जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी का एक साथ मूल्य 2500 है तो 4 कुर्सी का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 कुर्सी का मूल्य। इसका अगर आप हल करेंगे तो यह 800 होगा। नेक्स्ट है भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो भारत में जो तटीय राज्यों वाली सीमा की संख्या कुल कितनी, यह इसका आंसर 9 हो जाएगा। पूर्वी घाट में स्थित तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट में स्थित तटीय राज्य है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। सभी तटीय राज्यों में सबसे जो है लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात हो जाएगा। कौन सा? गुजरात सबसे लंबी। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1214.70 1214.70 किलोमीटर है गुजरात की। नेक्स्ट है दोस्तों बादशाह नामा के रचयिता कौन है? बादशाह नामा, इसके रचयिता कौन हो जाएगा? अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। शाहजहांनामा इनायत खां है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ज्वार नदमुख बनाने वाली जो नदी है वह ताप्ती। कौन सी है? ताप्ती। जो डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख कहते हैं। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदी जो है क्या कहते हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है, अर्थात डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नदियाँ जो है जहाँ से निकलती है उस स्थान को उद्गम स्थल कहते हैं और नदियाँ जहाँ समुद्र में मिलती है उसे डेल्टा कहते हैं। सामान्यतः नदी डेल्टा की आकार जो है कैसा होगा? यह त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल के समान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों गांधी सागर बांध किसका हिस्सा? तो गांधी सागर बांध जो है किसका? यह जो है चंबल का हिस्सा हो जाएगा। चंबल। यह बांध कहाँ? चंबल यानी कि मध्य प्रदेश में है, एमपी हो जाएगा। कहाँ? एमपी में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और भारत की सबसे लंबी बांध भी है हीराकुंड बांध जो कि कहाँ? महानदी पर है। रीजनिंग है, इसमें लुप्त पद छुपना डी ई ने एफ जी एच ने आई जे के एल एम, इसका इस तरह क्या हो जाएगा? 1 नंबर स्टार होगा जब इसको आप हल करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या होगी? तो ये जो है 31/36। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? यह जो है मणिपुर में
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो सिक्किम में हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में हो जाएगा इंटाकी। और माओलिंग एवं नामदफा जो है राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के नाम व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ? तो व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल की अगर बात करेंगे यह 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल था। व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा 1848 ईस्वी में, संभलपुर और जैतपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 में, झांसी मुख्य 1853 में जो है मिलाया था, और नागपुर को 1854, हालांकि 1855 में करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था। ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रिपन के जो कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन अधिक तापमान तथा अधिक वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। इस प्रकार के वन में विभिन्न प्रजाति के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं। यह वन कभी भी पत्ती विहीन नहीं होती। सदाबहार वन जो है कभी भी पत्ती विहीन नहीं होगा, कभी भी पत्ती विहीन नहीं होता। इस वन के वृक्ष काफी लंबे और कठोर जो इसकी लकड़ी होते हैं। असम में पाए जाने वाला गुर्जन वृक्ष जो है सदाबहार पादप के मुख्य रूप से उदाहरण है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य की जो रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का जो होता है 120/80 mmHg जो होता है 120/80। 120 क्या है? तो यह जो सिस्टोलिक, 120 क्या है? सिस्टोलिक। और 80 क्या है? तो यह जो 80 को डिस्टोलिक कहा जाता है। रक्तचाप की अगर मापा जाता है, रक्तचाप को एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। मनुष्य के हृदय के एक धड़कन में जो लगता है, एक धड़कन में 0.8 सेकेंड लगता है, एक धड़कन में टाइम। हृदय के एक धड़कन में 70 ml, हृदय की एक धड़कन की अगर बात किया जाए 70 ml रक्त निकलता है। और कृत्रिम हृदय का नाम क्या था? जार्विक। जार्विक क्या है? एक कृत्रिम हृदय। ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि जार्विक क्या है? एक कृत्रिम हृदय हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में जो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन जो है सुंदरवन में वहीं पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति भारत के नदी के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। मैंग्रोव वन की जड़ें काफी सघन तथा एक दूसरे से सटी होती है। यह वन यानी कि मैंग्रोव वन की अगर बात करेंगे तो सागरीय तरंग के तटवर्ती भाग में होने वाले अपरदन को यह नियंत्रित करते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ? यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो ये जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यार्कर। शब्द का जो प्रयोग किया जाता है यार्कर शब्द, इसका प्रयोग क्रिकेट में की जाती है। बुल्स आई, बर्ड स्टैंडिंग, प्रोन, बिलिंग आदि निशानेबाजी से संबंधित जो है मुख्य शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों नौकादौड़। भारत में जो प्रसिद्ध है वो किस राज्य में है? तो नौकादौड़ जो है केरल में, केरल का प्रसिद्ध जो है ये प्रतियोगिता है। ओणम उत्सव की अगर बात करेंगे, ओणम उत्सव प्रमुख विशेषता वल्लम काली यानी कि सर्प नौकादौड़ होता है। नौकादौड़ की अगर बात करेंगे, इसके विजेता को नेहरू नौकादौड़ प्रतियोगिता ट्रॉफी दी जाती है। ओणम एक फसल त्योहार, ओणम क्या है? एक फसल त्योहार। नेक्स्ट है यदि R1 R2 क्रमशः 400 वोल्टेज और 200 वोल्टेज के दो लैंपों के तंतुओं का प्रतिरोध है जो कि समान वोल्टेज पर कार्य करने के लिए जो है डिजाइन किए गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसको अगर क्या होगा R2 = 2R1। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम का जो विशाल भंडार केरल में, थोरियम का विशाल भंडार कहाँ है? केरल। विश्व में सबसे अधिक जो उपयोग के योग्य जो थोरियम भारत में ही पाया जाता है। और थोरियम के 3 अयस्क, थोरियम के कितने? 3 अयस्क हैं। कौन? तो अल्नाइट, थोरेनाइट और मोनोजाइट। केरल के मालाबार तट में मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है। थोरियम का अल्नाइट अयस्क कोंकण तट तथा उत्तरी सरकार तट में पाया जाता है। थोरियम एक्टिनोइड्स क्या है? एक एक्टिनोइड्स।
नेक्स्ट है कंबोडिया निम्न में से किस भौगोलिक या सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्व एशिया के विभाग में आता है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? आत्मीय सभा, इसके राजाराम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में। कब? तो यह 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय हो जाएगा। राजाराम मोहन राय ने ही अपनी सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन सत्यशोधक समाज के द्वारा ज्योतिबा राव फुले ने किया था। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है मिलता है कहाँ पर? न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। डीएनए इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। आरएनए की बात करें राइबो न्यूक्लिक जो है डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होता है। हालांकि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक जो है एसिड होता है, जिसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन से कथन सत्य है? सत्य। इसका जो है 2 सम संख्या गुणनफल हमेशा क्या होगा? सम होगा, ये बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? अश्वमेध यज्ञ, तो समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपादित किया गया था। गुप्त राजवंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट दोस्तों एक गोला बेलन और शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तो उसके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसको अगर आप हल करेंगे 4:2:2 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है, ऐसे 2 नदियां हैं भारत के जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। डेल्टा जिसका आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। गंगा, नील, अमेजोन इत्यादि नदियां के डेल्टा के आकार जो है चापाकार यानी कि धनुष आकार टाइप में होता है, धनुष आकार टाइप में। मिसिसिपी नदी के डेल्टा के अगर पूछा जाए तो पंजाकार यानी पक्षीपात के जैसा होता है। नदी अपनी वृद्धावस्था में जब बालू, कंकर, पत्थर को बहा कर ले जाती है और मुहाने पर भूमि के ढाल मंद होने का निक्षेप करती है तो इसे डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रीजनिंग, इसको आप गौर से देखें और अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका बी नंबर उत्तर निकल के आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रम संवत किस गुप्त शासकों ने आरंभ किया था? विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ किया था। विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहासकार में देवगुप्त, देवराय या विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था। विक्रम संवत 57 BC में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो हुनों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसे खाने का नमक के रूप में भी जाना जाता है। CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। CaHolOH2 इसे चूना जल कहते हैं। AlC3 एल्युमिनियम कार्बाइड यह एक कार्बनिक यौगिक है। हालांकि CaO की अगर हम बात करेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड या काली चूना या भखरा चूना के नाम से भी जानते हैं। साधारण नमक जिसे NaCl कहते हैं। ये दिया हुआ है 1 - x²।
लेस देन या बराबर 0 है, इसको अगर हल करेंगे तो एक क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये किधर जाएगा इधर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1, यानी कि -1 से लेकर के +1 तक, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा 86 का। 87 नंबर दिया होगा उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। 88 नंबर के क्वेश्चन जब अगर आप हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर x बराबर -a आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री कभी नहीं बने थे, तो गुलजारी लाल नंदा। चौधरी चरण सिंह यह यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे 79 से लेकर 80 के दौर में। मोरारजी देसाई अगर बात करें तो मोरारजी देसाई यह बम्बई के मुख्यमंत्री रहे थे 77 से 79 ईस्वी की अवधि में और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। एच.डी. देवगौड़ा यह कर्नाटक के जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे 96 से लेकर के 97 ईस्वी के दौर में यह प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा वर्ग जो फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा पादरी, कृषि, मजदूर, वकील, ये सब जो है आते हैं। पादरी प्रथम स्टेट का हिस्सा है, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट का है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करेंगे 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। इस क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, कनिष्क की जो राजधानी थी यह कहाँ थी, तो यह पुरुषपुर हो जाएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, पेशावर और मथुरा। पुरुषपुर को ही पेशावर के नाम से जाना जाता है। शक संवत को कनिष्क ने ही प्रारंभ किया था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। मथुरा कला की अगर हम बात करेंगे और गंधार कला, इनका विकास भी किसके समय में, कनिष्क के समय में ही हुआ था। मथुरा कला और गंधार कला दोनों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा, तो इसको अगर आप सजाएंगे तो तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, स्पिनेट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह जेनेवा हो जाएगा। 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इसकी स्थापना की गई थी। ILO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक और अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की आवश्यक है। विश्व खाद्य संगठन यानी कि FAO क्या है, FAO इसका मुख्यालय रोम इटली में और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होगा, दाब को अगर बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलना क्या होगा, घट जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी क्या होता है, तो बढ़ जाता है। दाब जो है क्वथनांक के समानुपाती होता है, यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट है निम्न अनुक्रम में से ऐसे कितने जो है अंक 9 है जिनके पहले 5 अंक और बाद में 3 का अंक ना हो, तो इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है एक त्रिभुज है PQR और वो जो है त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तब जो है इसको तो अगर इसको गौर कर देखें क्या होगा, सी नंबर आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट दोस्तों कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसको अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो टी नंबर 5000 रुपया आएगा। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कौन सी है, तो जो रूट में नहीं होगा, देखिए सब में रूट है, इसका जो √2 ना √2 क्या होगा 2 हो जाता है, तो सी नंबर जो है परिमेय संख्या। नेक्स्ट है दोस्तों एक घड़ी में 4:30 का समय दिखता है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई जो किस दिशा की ओर होगी, इसको अगर आप हल करेंगे तो डी नंबर आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है, तो यह जो पलायन जो है क्या कहलाएगा, प्रतिभा पलायन, यानी कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है। यह मुख्यतः किसी देश के भीतर अच्छे रोजगारों के अवसर की कमी का नतीजा है। US नेशन साइंस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार
2003 से लेकर 13 के बीच यूएसए में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों की संख्या में 85% तक की वृद्धि हुई है। प्रतिभा पलायन की अगर हम बात करेंगे तो किसी देश की मानवीय संसाधन पर यह विपरीत प्रभाव डालता है। तो ये 100 नंबर तक जो भी प्रश्न था यथासंभव हमने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू।